नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में चीन के खिलाफ फूट गया है गुस्सा और सड़कों पर उतर गए हैं लोग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन जो कि एक दूसरे के मित्र देश थे, अब उन्हीं के बीच यहां पर ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ फूटा है गुस्सा और लोग सड़क पर उतर गए हैं। जानिए क्या है कारण, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा, जानिए ड्रैगन का विरोध करने सड़क पर क्यों उतरे हजारों पाकिस्तानी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का शासन भले ही चीन को अपना सरकार माने, लेकिन पाकिस्तान की जनता में चीन को लेकर भारी आक्रोश फैल चुका है। पाकिस्तान की सरकार भले ही इस बात से इनकार करे, लेकिन पाकिस्तान की जनता बहुत अच्छे से चीन के खतरनाक मंसूबों को जानती है। लिहाजा पाकिस्तान में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश फूट पड़ा है और ड्रैगन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और भारी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग चीन की तानाशाही से तंग आने लगे हैं। पाकिस्तान के बंदरगाह वाले शहर ग्वादर में चीन के खिलाफ लोगों में भयानक गुस्सा फूट पड़ा है और लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर भीषण प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ग्वादर शहर में चीन की वजह से पाकिस्तान के लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें जैसे पानी और बिजली के लिए तरसना पड़ता है, और जो भी बिजली का उत्पादन होता है वो चीन के लोग और चीन की कंपनियों को दे दी जाती है। इसके अलावा पानी भी अपने नागरिकों को नहीं देकर पाकिस्तान का प्रशासन चीन के लोगों को दे देता है, जिससे लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं। दूसरी तरफ चीन के कामगारों की सुरक्षा के लिए ग्वादर में हर दूसरे कदम पर पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया है और ग्वादर के लोगों की हर पुलिस चौकी पर काफ़ी सख्ती के साथ जाँच की जाती है, जिसने पाकिस्तान के लोगों को गुस्से से भर दिया है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाह के निर्माण के साथ साथ ग्वादर में चाइनीज सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां पर सिर्फ चीन के लोग रहेंगे और उस क्षेत्र में पाकिस्तान के लोगों का जाना निषेध कर दिया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर में पोर्ट रोड पर वाई चौक के पास कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, मछुआरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त से सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ पाकिस्तान की जनता सड़क पर आ गए हैं और यहाँ पर चीन के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया है पाकिस्तान में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह के बयान पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान, कहा भारतीय आक्रामकता का देंगे करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नए और शक्तिशाली भारत के करारा जवाब देने के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान लाल हो गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और उकसाऊ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गीदड़ भभकी दी है कि उनका देश भारत की आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वो जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और शांति को बढ़ावा देगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो भारत के रक्षा मंत्री के पाकिस्तान को धमकाने वाले गैर जिम्मेदाराना, भड़काऊ, निराधार बयान को खारिज करता है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने इमरान सरकार के खिलाफ बेहद कड़ा बयान देते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए प्रत्येक प्रयास करेगा, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम करारा जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दिए अपने भाषण में कहा कि ये नया और शक्तिशाली भारत है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय आग बबूला हो गया है। उसने कहा है कि राजनाथ सिंह का बयान एक तरफ भ्रांतिजनक है, वहीं ये भारत के अपने पड़ोसियों के प्रति शत्रुता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामक कार्रवाई से रक्षा करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह ने दे दिया है बड़ा बयान, जिससे आग बबूला हो गया है, या फिर यूँ कहिए कि तिल मिला उठा है पाकिस्तान। और यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय आक्रामकता का देंगे करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, जैसे को तैसे जवाब देना जानती है भारत। सर्जिकल स्ट्राइक करना भारत को आता है और दिन पर दिन भारत की सेना हो रही है मजबूत। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में आतंकवाद और जिन्नत समर्थकों से है मुकाबला, बीजेपी मजबूत बूथ के साथ तैयार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2022 का चुनाव स्वाभाविक रूप से देश दुनिया के आकर्षण
आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सबसे बड़ी आबादी का यह चुनाव है। डकैत डालने वाले आतंकवाद और जिन्ना समर्थक दूसरी तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दुनिया देखना चाहेगी कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। जो असंभव और नामुमकिन था उनको पीएम मोदी ने मुमकिन बना दिया। गोरखपुर क्षेत्र तमाम सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए काम कर रहा है। सीएम योगी ने कहा, देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान बंधु सिंह ने यहाँ शहादत दी थी और इसी क्षेत्र में जन्मे मंगल पांडे ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। एक बूथ अध्यक्ष का दायित्व है कि जिसको प्रशासन शासन की किसी योजना का लाभ मिला है उनको अगर आप अपने साथ जोड़ लेंगे तो भी बहुत है। कोविड काल में किसी पार्टी का पता नहीं था और अब अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे। उस समय बीजेपी सड़क पर काम कर रही थी। गोरखपुर क्षेत्र लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है। यह प्रदेश जो भी कभी दंगे के लिए विख्यात था, माफिया राज था, अवैध कब्जा होता था, पर आज माफिया के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है तो कई प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। बुलडोज़र से वही डर रहा है जो माफियाओं का सरपरस्त था। बूथ जीता तो चुनाव जीता अभियान के साथ हम आगे बढ़ गए हैं। हमारे सामने 2022 के चुनाव चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन अखाड़े में जब किसी पहलवान कोई चुनौती दे तो पहलवान को कभी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने अपने सबसे मजबूत टीम को मैदान में उतार दिया है। बूथ जीतो सीट जीतो की रणनीति पर फोकस करते हुए बीजेपी ने बूथ जीतने के लिए 21 संसदीय कमेटी बनाई है और यहाँ बूथ जीतने के लिए 21 सदस्यीय कमेटी बनाई है और जिसका एक अध्यक्ष भी बनाया गया है। दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबर। सुरक्षा के लिए तैयार होगा हाईटेक सुरक्षा प्लान, दर्शन अवधि बढ़ेगी और बनेंगे नए मार्ग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से खाका खींचा जा रहा है। इसमें राम जन्मभूमि परिसर के साथ साथ सभी प्रमुख मंदिरों और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि के भीतर तक के दायरे को शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर होने वाली सुरक्षा परिषद की बैठक में एक विस्तृत सुरक्षा प्लान पर चर्चा हुई हो। इसमें पर्यटकों और दर्शनार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ उच्च अधिकारियों ने गहन मंत्रणा की है और इसी के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन अवधि बढ़ाने और आवागमन के लिए अन्य मार्ग निर्माण करने को लेकर भी ट्रस्ट को सुझाव दिए गए हैं। दरअसल पहले राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का मूल बिंदु वो स्थायी राम मंदिर था जहां भगवान राम लला विराजमान थे, लेकिन अब जहां भव्य राम जन्मभूमि बन रहा है उस स्थल की सुरक्षा के साथ साथ पूरी राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए एक बृहद प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे बिना किसी परेशानी के सुरक्षित दर्शन, सुरक्षा जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, पूरे राम जन्मभूमि परिसर पर निगाह रखने के लिए उपकरणों का इंस्टॉलेशन, एक अत्याधुनिक और हाईटेक कंट्रोल रूम की स्थापना करने की तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा लचीलापन जिससे समय समय पर उसे आसानी से अपग्रेड किया जा सके। यही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के नए प्लान में 2023 के अंत में जब स्थायी राम मंदिर में पूजा अर्चना शुरू होगी उस समय दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या और उसके मुताबिक सुरक्षा प्लान को लगातार अपग्रेड करने की सोच भी शामिल है। राम जन्मभूमि परिसर से सुरक्षा पर अहम बैठक के बाद निकले एडीजी जोन एसएन सावत ने कहा कि अयोध्या की सुरक्षा हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। हम एक मैकशिफ्ट मंदिर में रामलला विराजमान है और साथ साथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ये जाहिर सी बात है कि दोनों जगह की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर सुरक्षा का स्ट्रक्चर हम लोग किस प्रकार इनबिल्ट कर सकते हैं, इसके सिस्टम में इसके बारे में हम लोग प्लान बनाते हैं। बड़ी खबर की तरफ, चीन को बड़ा झटका, पाकिस्तान के ग्वादर शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, सी पैक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में अनावश्यक चौकियों, पानी एवं बिजली की भारी किल्लत, अवैध मत्स्यिकी से आजीविका पर खतरे और चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुखालफत के चलते व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और इन विषयों से सरोकार रखने वाले लोग पिछले एक सप्ताह से ग्वादर में
एयरपोर्ट रोड के वाई चौक पर प्रदर्शन के लिए जुटे हैं और इससे पहले भी लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने लोगों की तकलीफ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ग्वादर पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत का तटीय शहर है। जंग अखबार की रविवार की खबर के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने अनावश्यक सुरक्षा चौकियां हटाने, पेयजल एवं बिजली उपलब्ध कराने, मकरान तट से मछली पकड़ने वाली बड़ी यांत्रिकी नौकाएं हटाने और पंगजूर से ग्वादर तक ईरान सीमा खोलने की मांग की है। दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है चीन का पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और चीन दोनों को इकट्ठे लग रहा है बड़ा झटका। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पर पैनी नजर, आज नौसेना में INS विशाखापट्टनम होगा शामिल, समुद्र में बढ़ेगी भारत की धमक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना के बेड़े में INS विशाखापट्टनम को शामिल करेगा। खास मिसाइल से लैस INS विशाखापट्टनम शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन है, जबकि अधिकतम रफ्तार 55.65 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये युद्धपोत सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है। इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इस जंगी युद्धपोत में स्वदेशी उपकरणों के अलावा विध्वंसक जहाज, स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा से मिसाइल सिस्टम और सतह से सतह पर मिसाइल, टॉर्पीडो ट्यूब और लॉन्चर जैसे प्रमुख स्वदेशी हथियारों से भी ये लैस हैं। INS के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन वीरेंद्र सिंह बैंस ने कहा कि हम INS विशाखापट्टनम के चालू होने के लिए तैयार हैं। हमारी स्वदेशी सामग्री आज सबसे ज़्यादा है। कमीशन के बाद हम कुछ और परीक्षण जारी रखेंगे। कैप्टन बैंस ने कहा कि INS विशाखापट्टनम और पनडुब्बी वेला की कमीशनिंग जटिल लड़ाकू प्लेटफॉर्म बनाने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले प्रमुख मील के पत्थर होंगे। ये उपरोक्त पानी और पानी के नीचे के डोमेन दोनों में खतरे को दूर करने के लिए हमारी क्षमता और मारक क्षमता को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, देश की सेना होने वाली है और मजबूत, चीन पर है नज़र और नौसेना में INS विशाखापट्टनम होगा शामिल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना जनवरी 2022 से करेगी अपने राफेल लड़ाकू बेड़े का अपग्रेडेशन और घातक मिसाइलों से लैस होगा विमान। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि फ्रांस से लगभग 30 राफेल लड़ाकू विमान हासिल करने के बाद वायुसेना विशिष्ट साजो सामान और घातक हथियारों के साथ जनवरी 2022 से फ्रांसीसी मूल के इन लड़ाकू विमानों के अपने बेड़े को अपग्रेड करना शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम इस वक्त फ्रांस में स्ट्रेस एयरबेस पर परीक्षण किए गए विमान के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मौजूद है और इस विमान को साल 2016 के अनुबंध के तहत देश की ज़रूरतों के लिहाज से लैस किया गया है। एक बार जब भारतीय वायुसेना इस अपग्रेडेशन को मंजूरी दे देगी तो भारतीय विमानों को और अधिक सक्षम बनाने के लिए अगले साल जनवरी में इनका अपग्रेडेशन शुरू किया जाएगा। इस कवायद के तहत विमानों को अत्यधिक सक्षम मिसाइलों, कम बैंड जैमर और भारतीय ज़रूरतों के मुताबिक उपग्रह संचार प्रणाली से लैस किया जाएगा। मालूम हो कि वायुसेना को इनमें से लगभग 30 विमान पहले ही मिल चुके हैं। 3 और राफेल विमान 7 से 8 दिसंबर को देश में पहुंच जाएगा। उस तरफ करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इशारों में राजनाथ सिंह ने दिया संदेश, कहा कुछ गैर जिम्मेदार देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि का गलत व्याख्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम को रविवार को सेवा में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि ये चिंता की बात है कि UNCLOS की यानी कि UN क्लॉज की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देश द्वारा इसे लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपना आधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार समुद्री हितधारक के रूप में भारत सार्वभौमिक सिद्धांतों और शांतिपूर्ण
मुक्त नियम आधारित स्थिर समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण चीन सागर में चीन द्वीपों का सैन्यीकरण कर रहा है। दक्षिणी वैश्विक रूप से आलोचना की जा रही है और इस क्षेत्र को लेकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी कई एशिया देश के व्यापक दावे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने चीन की एक इस तर्क को खारिज कर दिया था कि उसे दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, ये मामला अभी भी जारी है और राजनाथ सिंह ने इसको सीधा सीधा गैर जिम्मेदार देश बताया है चीन को, और इशारों में कहा है कि कुछ गैर जिम्मेदार देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि की गलत व्याख्यान कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दौरे पर उत्तर प्रदेश जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस बीच वो गोरखपुर और कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलनों को संबोधित करेंगे तथा कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिलों के जिला कार्यालयों का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। रविवार को भाजपा मुख्यालय से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार जेपी नड्डा 22 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जन कल्याण की मंगल कामना के साथ पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस के पास चंपा देवी पार्क में गोरखपुर के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि शाम 4:30 बजे गोरखपुर हवाई अड्डे के पास बनटांगिया परिवारों के साथ संवाद करेंगे। बयान के अनुसार नड्डा सोमवार की शाम को ही 6:15 बजे पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ पहुंचेंगे। उनका रात्रि प्रवास लखनऊ में होगा। दोस्तों, आपको बता दें, चुनाव बेहद निकट है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर फिर से जो प्रचंड बहुमत उसे मिला था उसको दोहराने का प्रयास करेगी और अब की बार 300 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या देखना होगा कि क्या किसकी जीत होती है और किसकी सरकार बनती है, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि हर हालत में भाजपा की सरकार बनेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में हमें बताइए कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। बिना नाम लिए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और चीन को दे डाली चेतावनी। जी हां दोस्तों, किसी भी वक्त फिर से हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहले किसी भी भूमि पर अतिक्रमण और आक्रमण नहीं करता है। जो भारत की भूमि पर अतिक्रमण और आक्रमण करता है उसे मुंहतोड़ जवाब देता है भारत। इसके प्रमाण सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने बिना किसी के नाम लिए कहा कि अब भारत आंख दिखाने वालों को जवाब देना भी जानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकास खंड के झोला खेत मैदान में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का नमन सबसे पहले होना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि, तपोभूमि और वीर भूमि है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत से चीन, नेपाल व अन्य देशों की सीमाएं लगती हैं। भारत सभी से पड़ोसी धर्म निभाता है। भारत का एक पड़ोसी है जो भारत को परेशान करने का काम करता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जनता से देश का नाम उगलवाया और कहा कि वह देश जान ले कि हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करना जानते हैं। वहीं चीन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक और पड़ोसी देश है, वो जान ले कि भारत किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं करता है। अब भारत कमज़ोर भारत नहीं है। अपनी भूमि पर 1 इंच भी किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। भारत अपनी भूमि पर कब्जा करने वालों को खदेड़ने की क्षमता रखता है। नेपाल के संबंध में उन्होंने कहा कि नेपाल हमारा सांस्कृतिक और पारंपरिक मित्र है। नेपाल और भारत के संबंध इस कदर प्रगाढ़ हैं कि इन संबंधों को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बीते दिनों नेपाल के सेनाध्यक्ष प्रभुराम शर्मा को भारत के राष्ट्रपति ने जनरल ऑफ ऑनरेरी से सम्मानित किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सरकार सैनिकों को सम्मान के प्रति समर्पित है। 40 साल से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन का मामला पीएम मोदी ने चुटकी में पूरा कर दिया। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तराखंड में दहाड़े हैं रक्षा मंत्री और उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आड़े हाथ लिया।
और कहा कि पड़ोसियों को याद रहे कि भारत पहल करता नहीं है, लेकिन अपने ऊपर अगर बात आए, अपनी 1 इंच ज़मीन पर भी अगर अतिक्रमण होगा तो भारत उन्हें छोड़ेगा भी नहीं, और इसका सबूत है सर्जिकल स्ट्राइक। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत की सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब देगी और सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत आएगी तो वो भी करेगी? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। फिर से दुनिया के सामने चोर साबित हुआ पाकिस्तान। यूएस जर्मनी के बाद अब रूस ने पकड़ी चोरी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है और दुनिया के सामने उसकी क्या इमेज उभर कर आएगी। अक्सर विश्व में अपनी बेइज्जती कराने वाला पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी किरकिरी करवाई है और इस बार तो पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और परमाणु हथियार तैयार करने का सामान वो सीधे तरीके से नहीं बल्कि धोखे से खरीद रहा है और उसकी ये चोरी रूस ने पकड़ ली है। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।